हिमाचल की पहाड़ियों के बीच बसा नारकंडा उस रात बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे पूरी तरह से दफन हो चुका था। आज क्रिसमस ईव थी और रात के 11:15 बजे का समय हो रहा था। पूरे कस्बे में पसरे सन्नाटे के बीच सिर्फ एक ही घर से खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जहां रिया बिल्कुल अकेली थी। वो अपने फोन को चार्ज करने की जद्दोजहद में जुटी थी, लेकिन बिजली और किस्मत दोनों उसका साथ छोड़ चुके थे। बाहर चल रहा बर्फीला तूफान अब धीरे धीरे उसके कमरे के अंदर तक अपनी हाड़ कपा देने वाली ठंडक का एहसास कराने लगा था। अरे यार, इस भयानक बर्फबारी में ही इन लोगों को बिजली काटनी होती है। अगर सुबह तक फोन फुल चार्ज नहीं हुआ तो मैं किसी से बात भी नहीं कर पाऊंगी। तभी अचानक से बची कुची रोशनी भी गुल हो गई और कमरे में घुप अंधेरा छा गया। पहले तो रिया को लगा कि यह हमेशा की तरह कोई आम पावर कट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक ऐसी आवाज आई जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। ये आवाज किसी के जमी हुई बर्फ पर नंगे पैरों के चलने की आवाज थी। रिया एकदम से सहम गई। वो डरावनी आवाज ठीक उसकी खिड़की के पास आकर अचानक से बंद हो गई। कौन है? कौन है बाहर? बाहर का तापमान 0 से कई डिग्री नीचे था और उस जानलेवा ठंड में खिड़की के शीशे के बाहर से गर्म सांसों की धुंध साफ साफ उभरने लगी। यानी कि साफ था, जो भी बाहर खड़ा था वो कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं था। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, अचानक से खिड़की का शीशा तड़तड़ाकर टूटा और एक काला धुंधला हाथ अंदर आया। अगले ही पल वो खौफनाक हाथ रिया को उस टूटी खिड़की से खींचकर बाहर बर्फीले तूफान में उड़ा ले गया। रिया की दबी हुई चीख उस तेज हवा के शोर में कहीं खो गई। सुबह होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रिया अपने कमरे से गायब थी और उसके घर के बाहर बर्फ पर नंगे पैरों के अजीब से निशान बने हुए थे। वो खौफनाक निशान सीधे घर की तरफ तो आ रहे थे, लेकिन वहां से वापस जाने का कोई भी निशान मौजूद नहीं था। सबसे हैरान और डराने वाली बात तो यह थी कि रात भर लगातार हुई बर्फबारी के बावजूद उन निशानों के ऊपर बर्फ की एक बूंद भी नहीं जमा थी। नारकंडा से करीबन 20 किलोमीटर दूर देव कश्यप अपने घर के बगीचे में बैठा था। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक रेंजर था और जानवरों की अनकही जुबान को बड़े ही बखूबी समझता था। एक ऐसा हुनर जो उसके बाकी के साथियों को बेहद अजीब लगता था। देव के गले में क्वार्ट्ज का एक छोटा सा लॉकेट हमेशा लटकता रहता था। आम लोग तो उसे बस एक मामूली सा तावीज समझते थे, लेकिन देव अच्छी तरह से जानता था कि इसकी हकीकत कुछ और ही है। तभी देव के पास बैठे कुत्ते अचानक से बिल्कुल खामोश हो गए। वो सब के सब एक ही दिशा में टकटकी लगाकर देखने लगे। देव ने उन डरे हुए जानवरों की तरफ देखा और उसके चेहरे की सहज मुस्कान धीरे से गायब हो गई। तभी देव के बगीचे के बाहर एक बुजुर्ग महिला चुपचाप आकर खड़ी हो गई। ये जो है ना, ये नारकंडा की वही अम्मा थी जिनका एक केस देव ने सालों पहले सुलझाया था, और इस उम्र में इतनी दूर अकेले आना इनकी मजबूरी और खौफ दोनों को बयां कर रहा था। आज वो फिर एक ऐसी मुसीबत लेकर आई थी जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ देव के पास ही था। बेटा, मेरी पोती रिया कल रात घर से अचानक गायब हो गई। उसके कमरे की खिड़की टूटी पड़ी थी। न जाने कहाँ चली गई मेरी बच्ची रिया। अरे अम्मा जी, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। क्या बात है, बैठिए, आराम से बताइए क्या हुआ है। पुलिस कहती है कि वो खुद किसी के साथ भाग गई है, लेकिन बेटा वहां बर्फ पर अजीब से निशान थे
नंगे पैरों के निशान वो घर की तरफ तो आ रहे थे, पर उनके वापस जाने का कोई निशान नहीं था। और उन निशानों पर बर्फ की एक कतरन तक नहीं जमी थी। अम्मा की बातें सुनते ही देव का माथा ठनक गया। वो समझ गया कि मामला बेहद गंभीर है और इसमें किसी इंसान का हाथ तो नहीं हो सकता। बेटा, ये पहली बार नहीं हुआ है। 20 साल पहले जब उस स्नो क्रेस्ट होटल पर बर्फ का तूफान आया था, तब भी लोग ऐसे ही रहस्यमय तरीके से गायब हुए थे, होटल के कुछ मेहमान। और उसके बाद हर साल क्रिसमस की रात इस गांव से लोग गायब हो रहे हैं। लेकिन अम्मा एक बात बताओ, रिया का उस होटल से क्या लेना देना है? रिया का नहीं बेटा, उसके बाप का था। रिया का बाप आज से 20 साल पहले उसी होटल में काम करता था। जब वो तूफान आया था, तब किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया और उसने फिर कभी उस रात के बारे में बात नहीं की। लेकिन ठीक 5 साल बाद वो भी क्रिसमस की रात अचानक गायब हो गया। हम सब ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। वहां कुछ तो हुआ था बेटा, जिसके तार हमारी रिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप फिक्र मत करो अम्मा, मैं आपके साथ चलता हूं और मैं रिया को ढूंढ निकालूंगा। वादा है मेरा आपसे। चलो आओ। देव उस औरत के साथ नारकंडा पहुंच गया और इधर पहाड़ी के ऊपर अकेला खड़ा वो स्नो क्रेस्ट होटल दूर से ही किसी सफेद कब्र की तरह दिखाई दे रहा था। टूटी हुई खिड़कियां, जंग लगा हुआ पुराना बोर्ड और चारों तरफ पसरा एक डरावना सन्नाटा। होटल का केयर टेकर गजोधर देव को होटल के मुख्य दरवाजे तक छोड़ने तो आया, लेकिन उसने अंदर कदम रखने से साफ मना कर दिया। माफ कीजिएगा साहब, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा। पिछले 20 सालों से मैंने इस मनहूस दरवाजे के अंदर अपना पांव तक नहीं रखा। पता नहीं मुझे क्यों, लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं इस होटल का चौकीदार हूँ इतने समय से। मुझे क्यों रखा है मुझे समझ ही नहीं आता। जब से यहाँ आया हूँ ना, तब से ये दरवाजा बंद ही पड़ा है। अब बस इतना कहता हूँ कि अंदर पीछे की तरफ एक बेसमेंट है और वो बाहर से बंद है। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। सलाम साहब। ये कहकर गजोधर वहां से उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। अब उस होटल के वीरान आंगन में देव बिल्कुल अकेला था। देव ने जैसे ही होटल की लॉबी में कदम रखा, सीलन और सड़ती हुई लकड़ी की एक तीखी बदबू उसके नाक से टकराई। दीवारों पर 20 साल पुराने क्रिसमस के डेकोरेशन अभी भी वैसे के वैसे ही लटके हुए थे, मानो इस जगह का वक्त हमेशा के लिए ठहर सा गया हो। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। लॉबी में लगी घड़ी 11:47 पर बंद हो गई थी। रिसेप्शन पर रखी दूसरी घड़ी में भी वही वक्त हो रहा था और तीसरी घड़ी भी ठीक 11:47 पर रुकी हुई थी। यानी कि जरूर यहाँ कुछ बहुत ही खौफनाक हुआ था ठीक 11:47 पर, वरना सारी घड़ियां एक ही वक्त पर आकर तो नहीं रुक सकती। तभी अचानक से पूरे होटल की हवा और भी ज्यादा ठंडी हो गई। देव वहीं रुक गया। कॉरिडोर के दूर वाले कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। देव धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही देव कॉरिडोर के दूसरे कोने में पहुंचा, वो आवाज और तेज हो गई। वहां आखिर में एक कमरा था जो बंद पड़ा था। देव ने टॉर्च जलाई और उस कमरे का दरवाजा खोला। उसने अपने टॉर्च की रोशनी कमरे के चारों ओर दौड़ाई। उस कमरे के अंधेरे कोने में एक औरत अपना सिर नीचे किए हुए घुटनों के बल बैठी हुई थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस औरत पर पड़ी, उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उस औरत का चेहरा बिल्कुल
बर्फ की तरह सफेद था और उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी ललक थी, मानो सदियों से वो किसी का रास्ता देख रही हो। अच्छा हुआ आप आ गए। मेरे बच्चे और पति नीचे बेसमेंट में हैं। वहाँ क्रिसमस पार्टी चल रही है। मैं यहाँ कमरे में सो रही थी, तभी अचानक एक जोर का धमाका हुआ और मेरी नींद खुल गई। बेसमेंट का दरवाजा बाहर से बंद है। प्लीज आप उन्हें बाहर निकाल लाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। उस औरत की हालत देखकर देव का खून जम गया। उस औरत के कपड़े सदियों पुराने थे और जगह जगह से फटे हुए थे। उसके नाखून लंबे और मुड़े हुए थे और उसकी आंखें ऐसी दिख रही थीं मानो उनमें खून उतर आया हो। देव ने अपने आप को संभालते हुए उस औरत से कहा, आप मुझे जरा बताएंगे कि ये वो बेसमेंट किधर है? देव के ऐसा बोलते ही औरत अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और वो बाहर की तरफ इशारा करने लगी और धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगी। देव भी उसके पीछे पीछे बाहर कॉरिडोर में आ गया। उस औरत के कॉरिडोर में आते ही सदियों से बंद पड़ी कॉरिडोर की लाइटें अपने आप जलने बुझने लगी। वो औरत कॉरिडोर के दूसरी तरफ एक मोटे बंद पड़े लोहे के दरवाजे के सामने आकर रुक गई। उस दरवाजे पर एक भारी ताला लटका हुआ था। यही है वो बेसमेंट। देव ने हिचकिचाते हुए उस औरत से कहा, हाँ, अब मेरे पास ताले की चाबी तो नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। देव कॉरिडोर के दूसरे ओर दीवार पर टंगी कुल्हाड़ी लेने के लिए बढ़ने लगा। अभी देव ने 2 कदम ही लिए थे कि उसके पीछे से एक तेज झटका लगा और वो सामने मुंह के बल गिर गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसके ऊपर हवा में वो औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अब और भी ज्यादा लाल हो गई थी। उसके पूरे बदन से एक बर्फीला धुआं निकल रहा था। देखते ही देखते एक के बाद एक कॉरिडोर के सारे दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और अगले ही पल कमरे का तापमान जानलेवा हो गया। देव की सांसें गले में ही अटकने लगी और उसकी जैकेट पर बर्फ की एक मोटी चादर चढ़ने लगी। उस दिन भी यही बोला था उन्होंने। मैं गिड़गिड़ाती रही उनके सामने, पर वो लोग भी यही बोलकर चले गए। मैं अभी आया, पर कोई वापस नहीं आया। मैं पूरी रात इस बेसमेंट के बाहर बैठी रही। अंदर मेरे बच्चे और पति मदद के लिए चिल्लाते रहे, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। इसी बेसमेंट में तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। तब से आज तक मैं यही हूँ उनके इंतजार में। और आज तू भी जा रहा है ये बोलकर कि मैं अभी आया। इतना बोलते ही उस औरत ने देव का पैर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए कॉरिडोर के दूसरी ओर ले जाने लगी। देव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी उसकी नजर अपने गले पर लटके कॉर्ड्स लॉकेट पर गई। उसने बिना वक्त गवाए अपने गले का कॉर्ड्स लॉकेट कसकर पकड़ा और उसे उस औरत के सामने कर दिया। उस लॉकेट से एक नीली रोशनी निकली जो उस औरत से टकराई। उस रोशनी के टकराते ही वो औरत दूर जाकर गिर गई। देखो देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जिन्होंने उस दिन वो दरवाजा नहीं खोला वो कायर थे, वो भाग गए। लेकिन आज यहां से कोई नहीं भागेगा। मैं वो दरवाजा खोलने आया हूं। मैं आजाद करूंगा तुम्हारे पति और बच्चों को। चिंता मत करो, मैं हूं। ये सुनते ही वो औरत एक पल के लिए ठिठक गई। पिछले 20 सालों में किसी भी इंसान ने उसके सामने खड़े होकर इस सच को स्वीकारने की हिम्मत नहीं की थी। उसी पल देव उठकर खड़ा हो गया और उसने लॉकेट को सीधे उसकी ओर बढ़ा दिया। वो नीली रोशनी अब और तेज होकर उस औरत के आर पार हो गई और वो धीरे धीरे शांत होकर फर्श पर बैठ गई। हाँ, चलो देखो, अब प्लीज मुझे बताओ कि उस रात असल में क्या हुआ था।
वो क्रिसमस की रात थी। हम इस होटल के पिछले हिस्से में रुके थे। हमारे अलावा उस रात इस होटल में एक और परिवार था। बाहर बेहद खूबसूरत बर्फ गिर रही थी और मैं अंदर अपने कमरे में सो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। होटल के बेसमेंट में क्रिसमस की पार्टी थी। मेरे बच्चे और पति उसी पार्टी में थे। रात के 11:30 बज रहे थे। काफी रात होने की वजह से दूसरा परिवार अपने कमरे में सोने आ गया, पर मेरे पति और बच्चे रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। और फिर ठीक 11:47 पर एक भयानक धमाका हुआ। बेसमेंट की दूसरी तरफ इस होटल का मालिक अवैध कमरे बना रहा था। उसके लिए उसने एक ब्लास्ट किया जिसने इस होटल की नींव को हिलाकर रख दिया। उस धमाके से पहाड़ के ऊपर पड़ी बर्फ और पत्थर होटल के निचले हिस्से में आकर जमा हो गए और देखते ही देखते ये बेसमेंट पूरी तरह दफन हो गया। उस बेसमेंट से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, यही दरवाजा। होटल के मालिक ने इस बात को छिपाने के लिए इस दरवाजे पर उसी वक्त बाहर से ताला लगा दिया। मेरे पति और बच्चे इस लोहे के दरवाजे को पीटते रहे, पागलों की तरह चिल्लाते रहे और मैं उसके बाहर इन लोगों के हाथ पैर जोड़ती रही, पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। हर कोई चाबी लाने का बोलकर यहाँ से चला गया। तब से हर क्रिसमस की रात मैं शिकार पर निकलती हूँ। मैंने होटल के हर एक स्टाफ को चुन चुनकर इसी होटल के नीचे दफन कर दिया है। अब उनके बच्चों की बारी है। मैं ही उठाकर लाई हूँ रिया को, जैसे उसके बाप को लेकर आई थी आज से 15 साल पहले। रिया जिंदा है इस बेसमेंट के सामने वाले कमरे में। देखो, मैं समझ रहा हूं कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत गलत हुआ, पर मैं उन्हें आजाद करूंगा। देव ने राहत की सांस ली और भारी कदमों से दीवार पर टंगी कुल्हाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक झटके में बेसमेंट का ताला तोड़ दिया और अगले ही पल उस बेसमेंट से 3 धुंधली आकृतियां बाहर आई। वो उस औरत का पति और उसके बच्चे थे। अगले ही पल बेसमेंट के सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और उसके अंदर से रिया के कराहने की आवाज आई। देव ने पीछे मुड़कर देखा। वो धुंधली आकृतियां और वो औरत एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो रहे थे। देव ने अपने आप को संभालते हुए कहा, अब मुझे यहां से जाना चाहिए। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ देखो बहुत बुरा हुआ, आई नो, मैं जानता हूं, और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। देव के इतना बोलते ही वो औरत और उसका परिवार हवा में विलीन हो गए। देव भारी कदमों के साथ उस कमरे के अंदर गया और उस कमरे में रिया चुपचाप बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां है। देव ने उसे सहारा दिया और उसके साथ कमरे से बाहर आ गया। देव और रिया होटल के बाहर आ चुके थे। देव ने चलते चलते पलटकर स्नो क्रेस्ट होटल की तरफ देखा और फिर रिया के साथ गांव की ओर निकल गया। लेकिन ठीक उसी पर उस वीरान होटल के अंदर रुकी हुई सारी घड़ियां फिर से चल पड़ी। स्नो क्रेस्ट होटल अब उस दर्दनाक हादसे के अभिशाप से बाहर आ चुका था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।